नमस्कार दोस्तों। आ, आप लोगों का आपके चैनल स्टडी विद सत्य में स्वागत है। और बहुत ही दिनों तक हम लोगों ने पॉलिटी का वीडियो नहीं डाला क्योंकि हम थोड़ा बाहर थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमसे नाराज़ नहीं हैं। और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे संविधान के प्रमुख भाग, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा आपके लिए, उम्मीद करता हूँ। अब आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने का प्रयास करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को। हम जानते हैं कि अनुच्छेद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो पीसीएस लेवल के हो या एसएससी सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल एसएससी के कोई भी पोस्ट का हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ की ओर। आज का हमारा ये है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी भाग के बारे में कि संविधान में कुछ विशेष लक्षण या कुछ विशेष बातों के तहत हम उन्हें भाग में समाहित किए हैं और उन्हीं भाग में होते हैं अनुच्छेद। जैसे भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद व्याप्त हैं, उसी तरह भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। भाग 1 अनुच्छेद है 1 से 4 तक। और मैं बता दूं कि वर्तमान में हमारे पास 395 अनुच्छेद हैं और अभी जो हो गया है 420 लगभग हो गए हैं ABCD जोड़ करके। तो वर्तमान में 420 अनुच्छेद है, लेकिन हम लोग उतना नहीं देखेंगे। हम लोग 395 में जो इम्पोर्टेंट्स है, जो एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेटिव फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, वही सब हम देखेंगे। देखिए भाग 1, इसमें अनुच्छेद 1 में वर्णन है भारत राज्यों का संघ है। ये संघ शब्द को आप लोग एकदम कैप्चर कर ले दिमाग में, क्योंकि ये संघ की जगह भारत राज्यों का, ऐसा पूछता है एग्जाम में कि भारत राज्यों का क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। भाग 2 में अनुच्छेद 2 में वर्णन है नए राज्य निर्माण या स्थापना की। देखिए 2 और 3 समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कुछ कुछ नहीं, बहुत एकदम दोनों टोटली अलग चीज़ है। जैसे अगर अनुच्छेद 2 जो है बाहरी राज्यों से संबंधित है, यदि बाहरी राज्य को लेकर के राज्य का निर्माण करना हो तो हम अनुच्छेद 2 का बात करते हैं। वही अगर भारत के अंदर ही किसी राज्य का नाम या क्षेत्र या निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। जैसे अगर मान लीजिए पाकिस्तान को अगर हम हरा कर भारत में मिला ले तो वो आर्टिकल 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला जो है बाहर से है ना, बाहर का राज्य का बात हो रहा है, यानी कि जो हमारे भारत के टेरिटरी में नहीं है, बाहर का। तो पाकिस्तान को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो अनुच्छेद 2 का माना जाएगा। वहीं अगर जैसे मान लेते हैं कि बिहार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से हम लोगों ने एक नए राज्य का निर्माण किया छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। तीनों हुआ है एक ही दिन में 15 नवंबर 2000। तो इस प्रकार जो भाग 3 का भी उदाहरण देख लिया और भाग 2 का भी उदाहरण देख लिया। भाग 2 का उदाहरण क्या, पाकिस्तान को अगर भारत में मिला लिया जाए तो वो भाग 2 के तहत, और अगर भारत के ही किसी राज्य का निर्माण करना हो भारत के किसी राज्य से तो वो भाग 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे मैंने बोला बिहार से झारखंड, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब अनुच्छेद 4 में वर्णन है कि भाग 2 अर्थात, सॉरी दोस्तों मैं भाग बोल दे रहा हूँ, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 2 और 3 में है। ठीक है। और इसका प्रयोग अर्थात इसका प्रयोग मतलब कि इन दोनों को कौन करेगा, तो संसद करेगा। ठीक है, संसद करेगा। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अगले भाग 2 पर, जो कि 5 से 11 तक वर्णन है नागरिकता। उम्मीद करता हूँ ये आपको चारों अनुच्छेद एकदम फर्स्ट क्लास रूप से याद हो गए होंगे। अब देखते हैं भाग 2 5 से 11 नागरिकता का वर्णन है। अब देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों अब हम देखते हैं भाग 2 को। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है।
और हमने बताया था कि एक वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने संविधान स्रोत पढ़ा था, नागरिकता हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता अर्थात एक ही नागरिकता होगा केंद्र स्तर पर। ठीक है। अब भाग 3 पे मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 और 12 से 35 तक इसका आर्टिकल्स है, यानी अनुच्छेद है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसे यूएसए से, हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं कि इसे यूएसए से लिया गया है। और हम लोग पढ़ेंगे वह प्रारंभिक जब मौलिक अधिकार था तो 7 थे, संपत्ति के अधिकार को एबॉलिश कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है। और इसके स्थान पर अभी वर्तमान में 6 ही हैं। और इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हम इनके बारे में एक एक आर्टिकल हम लोग डिटेल वे में समझेंगे जब मौलिक अधिकार का वीडियो आएगा। अब नेक्स्ट भाग 4 में है 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में वर्णन, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। डीपीएसपी 36 से 51 तक वर्णन है। इसके बारे में भी हम डिटेल वे में एक वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग केवल और केवल डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और ये कानून किन उपबंधों को ध्यान में, इन उपबंधों को ध्यान में रखकर सरकार कानून बनाती है, ये सब हम लोगों ने यहीं से लिया करते हैं। ठीक है। ऐसे ये बात दी होगी न्याय संगत नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब आता है बात, ऊपर करते हैं, भाग 5 का। भाग 5 होता है यूनियन यानी कि संघ। ठीक है। भाग 5 का में है संघ, यूनियन। और इसका आर्टिकल्स है हम लोगों का 52 से 151 तक। ठीक है दोस्तों, कितना से कितना तक? 52 से 151 तक इसका आर्टिकल है। अब इसमें हम देखेंगे 52 से 151 तक, इसमें से हम महत्वपूर्ण को ही देखेंगे। जैसे हम लोगों ने एक ट्रिक से राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद को देखा था, जैसे पकानी को का द्योदशम, पकानी को का द्योदशम, प से पद 52 शुरू करेंगे, क से कार्यपालिका प्रधान, 54 से निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है। 55 में कोटा किस रीति से होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 2 से होता है दोबारा निर्वाचन। 57 में है योग्यता। 58 में है दशाएं एवं शर्तें। 59 में है शपथ। 60 में है महाभियोग, सॉरी 60 में महाभियोग नहीं, 61 में महाभियोग है। ठीक है। दशम कहीं गलती हो गया, 52, 53, 54, 55 को का। अच्छा देखिए, को और एक कार्यकाल, एक कोटा और एक कार्यकाल, 56 यहाँ पर होगा। यहाँ पर 57 दोबारा निर्वाचन, योग्यता 58 में है। और 59 में है शपथ, दशाएं एवं शर्तें। और 60 में है शपथ। 61 में है महाभियोग। ठीक है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसको देखते हैं। भाग 5 में यूनियन है यानी कि संघ है। 52 से 151 तक आर्टिकल है। इसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 52 में है पद के बारे में वर्णन राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 13 में है राष्ट्रपति के कार्यपालिका का प्रधान का वर्णन है। 54 में निर्वाचन। 61 में महाभियोग। आपको पता है 54 में जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, उसमें जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें केवल राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन सभी के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं कि मनोनयन वाला इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। निर्वाचित सदस्य, वही उपराष्ट्रपति में सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है। और 61 में महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और दोनों सदनों में 33 1/3 2/3 मत से अगर पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और उनको हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है। ये बात हम लोग राष्ट्रपति के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे।
आर्टिकल 72 में है क्षमादान। राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड तक को माफ़ कर सकता है, मृत्यु दंड तक को माफ़ कर सकता है। वही राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते, वो राज्य से सीमित है। ठीक है, अब देखते हैं 85 लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन कब होगा? या तो जब मंत्रिपरिषद खुद बोलेगा राष्ट्रपति को कि विघटन कीजिए, या जब बहुमत मेजॉरिटी में ना हो, पार्टी बहुमत खो दे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना संसद में विपक्षी दल द्वारा, तो अगर उसमें संसद मत कर दे उनका, तो ये सरकार गिर जाती है और इनका सरकार बन जाती है जो विपक्ष होते हैं, और यहाँ पर लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, और उनका सरकार नहीं बनता और पुनः एक बार चुनाव होगा। विघटन का मतलब होगा पुनः चुनाव, लोकसभा का पुनः चुनाव, यानी कि विघटन हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, 123 अध्यादेश। राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है? देखिए, एक एकल बिल जब लोकसभा या राज्यसभा बैठक में ना हो, या राज्यसभा ना हो या लोकसभा ना हो या दोनों ना हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक एकल बिल को हस्ताक्षर कर एक बिल बनाते हैं। ठीक है, एक विधेयक बनाते हैं, एक कानून बना देते हैं, और वही इसे 3 सप्ताह के अंदर अंदर मान्यता प्राप्त हो जाना चाहिए दोनों सदन में, अन्यथा ये अमान्य होगा। चलिए, 123 समझ गए। अब 143 है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब मानना ना मानना राष्ट्रपति का मर्जी। सलाह का मतलब ही क्या होता है? बस वो सलाह दे सकता है, यानी कि मानना ना मानना मेरी मर्जी। ठीक है, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। देखिए, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, इसमें है 63 में इसका पद के बारे में वर्णन, 64 में इनका सभापति के रूप में कार्य, यानी कि राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य का वर्णन है। और 71 होता है, 63 64 एक होता है, एक मिनट रुकिए, 63 64 70 होता है, जिसमें है अगर राष्ट्रपति पद पर ना हो तो राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति। अब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो राष्ट्र का वास्तविक प्रधान होता है संसदीय प्रणाली में। अब देखते हैं अनुच्छेद 74 में वर्णन है मंत्रिपरिषद के विषय में। अनुच्छेद 74 है मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री। देखिए, संसद में लोकसभा के बहुमत दल प्राप्त नेता को, ठीक है, क्या बनाएंगे? अगर एमपीज़ अगर उनको समर्थन दे तो वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, और प्राइम मिनिस्टर के यानी कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर और भी मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, और इनका जो एक ग्रुप बन जाता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद। तो इस मंत्रिपरिषद का नाम अनुच्छेद क्या है? 74। और प्रधानमंत्री के बारे में कौन है जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, तो वह है 75 प्रधानमंत्री। अब संसद देखते हैं। देखिए, संसद में वर्णन है, संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। बहुत इजी है। जैसे देखिए, संसद है, तीन स्तंभ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। यह है राज्यसभा, यह है लोकसभा। 79, ठीक है, ये फिर 80 और 81, यह राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा 80 है, हाँ ठीक है, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ठीक है, अब ये भी आपको मालूम ही होगा, राष्ट्रपति का 35 वर्ष, 30 वर्ष और 25 वर्ष। 25 वर्ष में कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, 30 वर्ष में राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, और 35 वर्ष में राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है कुछ अन्य बिंदु, जैसे निर्णायक मत। निर्णायक मत का अर्थ क्या होता है? जब किसी मुद्दे पर 50-50% मत हो जाए तो एक मत उस अध्यक्ष या सभापति को देने का अधिकार होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं निर्णायक मत। आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। 100 तो 50-50 इसको भाग कर देंगे तो 50-50 हो जाएगा, तो क्या
तो ये बिल क्या पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक कोई निर्णायक यानी अपना एक एक्स्ट्रा वोट देगा जिससे कि ये पारित हो जाएगा। ठीक है। अब 105 है संसद का विशेषाधिकार। संसद का इसको विशेषाधिकार कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिविलेज विशेषाधिकार, विशेषाधिकार ठीक है कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ग्रेजुएट हैं, कर लेंगे आप लोग, या 10वीं पास तो ज़रूर होंगे MTS के लिए। ठीक है, विशेषाधिकार। 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का क्या अर्थ होता है? जब किसी बिल पर गतिरोध बना होता है, यानी कि पास नहीं हो पाता है, कोई बिल है पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, गतिरोध बना हुआ है, तो इस स्थिति में यानी कि मान लीजिए संसद में, लोकसभा में कोई बिल है और वो पास ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पास नहीं हो पा रहा, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति 108 का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये संयुक्त अधिवेशन, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक जगह इकट्ठे करते हैं और एक जगह में सारे लोग बैठते हैं और उस बिल पर बात करते हैं या उसमें मत देते हैं अपना और उसको पास करने का प्रयास करते हैं। और इस स्थिति में इसमें अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष एवं इनकी संख्या जो है लोकसभा में 545 और यहाँ पर 245 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका एडवांटेज भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 112 बजट, ठीक है, 112 में 110 धन विधेयक। आपको मालूम होगा धन विधेयक 110 में वर्णन है और इसे लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा में पेश होता है। और राज्यसभा अगर इसको पारित नहीं करता था 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित मान लिया जाएगा, यानी खुद से पारित, बिना कुछ किए ही। ठीक है, और इसके मैं ये भी बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, धन विधेयक 110 में वर्णन है। और देखिए, अगर संचित निधि यानी कि 116 और आकस्मिक निधि 117 आर्टिकल है में अगर धन जमा करना या निकालना हो तो वो धन विधेयक में आएगा, यानी कि संचित निधि से धन निकालना या आकस्मिक निधि से धन निकालने या जमा करने से संबंधित प्रस्ताव लाया जाए तो वो धन विधेयक कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट, किसी व्यय को संचित निधि पर पारित व्यय घोषित करना, जैसे किसी व्यय अगर कोई खर्चा हुआ है वो संचित निधि से हुआ है तो वैसा बिल को एक पेश करना, वो भी एक धन विधेयक होगा। और एक मिनट दोस्तों, हाँ, तीसरा पॉइंट, यदि किसी कर को लगाना, समाप्त करना, परिवर्तन करना आदि, तो वो भी वैसा प्रस्ताव अगर लाया जाता है संसद में, लोकसभा में, तो वो भी कहलाएगा धन विधेयक। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन किया जाए, अगर मान लीजिए अगर उधार लेना है सरकार को, तो उस संबंध में अगर किसी विधि का संशोधन करती है, किसी विधि का कानून में परिवर्तित करती है, तो ऐसा अधिकार भी होता है लोकसभा के पास। ठीक है, लोकसभा कर सकती है, यानी कि संसद में पेश हो सकता है एज अ धन विधेयक, मनी बिल के रूप में। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, एक मिनट रुकिए, लोकसभा के पास जाता है, लोकसभा राज्यसभा के 14 दिन के बाद न तो मिलता है मौका, अगर 14 दिन में अगर पारित नहीं करते था तो वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, और एक इसमें पॉइंट आएगा, 110 हो गया धन विधेयक, और 117 है, इसको मैं पहले बता देता हूँ, वित्त विधेयक। ये धा है दोस्तों, धा, वित्त विधेयक। ठीक है, विधेयक लिख दिया हूँ, कोई नहीं, विधेयक। जो बच गया, यानी कि वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से है, वित्त विधेयक है। अब देखिए, एक समझिए, वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर। सारे धन विधेयक भी एक वित्त विधेयक है। क्या बोले? वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दे से, नहीं पैसे से है। सारा वित्त विधेयक, सारा धन विधेयक एक वित्त विधेयक है, यानी कि धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन सारा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। क्या बोले? सारा धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सारा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक है, और इसमें अगर लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध बना रहता है तो सारे शक्ति जैसे प्राप्त राष्ट्रपति इसमें संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है इस 108 के तहत।
108 कैसे, किस में बात कर रहा हूँ, हम वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं। ठीक है, शक्ति राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त 108 से संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वीटो क्या होता है, 111 यानी कि 111 आर्टिकल है वीटो शक्ति। और इसमें हम 111 के तहत इस आर्टिकल में क्या होता है, यदि कोई भी बिल राष्ट्रपति अपने पास एज अ वीटो के रूप में रख सकते हैं, पॉकेट वीटो के रूप में, यानी कि वो राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास बहुत दिनों तक रख सकता है बिना हस्ताक्षर किए। ठीक है, और ये एक बार ही अधिकार होता है, 2 बार नहीं। अगर एक बार हो गया तो दूसरा बार उसको वो एक बार, अगर देखिए वीटो क्या होता है, या तो वो अपने राष्ट्रपति अपने पास वो रखेगा बिल, या दूसरा फिर से भेजेगा संशोधन के लिए किसी भी सदन में, रोज लोकसभा या राज्यसभा, या उसे पारित कर देगा या साइन कर देगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, या तो अपने पास रख लेते हैं, या तो फिर से भेजते हैं संशोधन के लिए, या साइन करते हैं। अगर साइन नहीं करते हैं तो उनके पास या तो उसको संशोधन के लिए भेजेंगे, संशोधन के लिए एक बार गया, अब फिर से बिल आएगा राष्ट्रपति के पास, तब वो साइन करने के लिए बाध्य होंगे। और ये जो वीटो होता है ये कब तक रखेंगे ये अपने पास, इसका कोई डेट नहीं है। ठीक है, अब 112 है बजट। आपको पता है बजट क्या होता है, बजट सत्र। ठीक है, 112 है बजट। देखिए बजट क्या है, कोई बिल, देखिए बजट वो है वार्षिक वित्तीय का लेन देन, क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। इसमें सरकार का कितना खर्च होगा भविष्य में या आने वाले साल में, या कितना खर्चा हुआ पिछले साल में, इनके विषय में चर्चा होती है। ठीक है, अब देखिए 116 है लेखानुदान, ये भी बजट से ही है लेकिन थोड़ा सा बजट से हटकर है। देखिए क्या है, ऐसा खर्चा जिसे बजट में वर्णन नहीं किया गया हो उसे, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वैसे सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ना ये बैकग्राउंड आ रहा है नहीं, इसलिए मैंने बार बार इसको पॉज कर रहा हूँ। ऐसा खर्चा जिसे बजट में वर्णन नहीं किया गया हो उसे अलग से बिल के रूप में संसद में पास कराया जाता है, जिसे हम लोग लेखानुदान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए ऐसा अगर कोई मुद्दा है, मान लीजिए कि कोई मुद्दा आ गया जिसे बजट में नहीं वर्णन किया गया हो, लेकिन उसे हम एक अलग से बिल बना करके संसद में पेश करेंगे। ठीक है, एक अलग से बिल बना करके, वही बिल क्या कहलाएगा, लेखानुदान। ठीक है, लेखानुदान का वर्णन 116 में है। अब 117 मैंने बता ही दिया, वित्त विधेयक। सारा धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सारा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट। 124 में है गठन सुप्रीम कोर्ट का। कैसे गठन होगा आपको पता है, 30 + 1 यानी कि 30 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31। इनकी संख्या पहले बहुत कम थी, 8 शायद थी, हाँ, और इसको वर्तमान में 31 कर दिया गया। शक्ति प्राप्त है बढ़ाने का संसद को। ठीक है, ये तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। दूसरा है 131 मूल अधिकारिता। कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारिता होता है, जैसे राज्य प्लस केंद्र में विवाद हो जाए तो वो मुद्दा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राज्य या एक से अधिक राज्य प्लस केंद्र हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। राज्य वर्सेस राज्य हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और राज्य एक तरफ केंद्र और राज्य हो जाए, 2 राज्य, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। यही है मूल अधिकारिता। ठीक है, यानी कि राज्यों में विवाद, केंद्र प्लस राज्य में विवाद, दोनों के मध्य विवाद हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है। अब 137 में न्यायिक पुनरावलोकन। इस अधिकार के तहत जुडिशियल रिव्यू, इस इंग्लिश में बोलते हैं, इस अधिकार के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हो, पहले अपने रिपोर्ट में कहा हो, या पहले जो अपने इसमें जो मुद्दा में पहले वो उन्होंने कहा उसको वो वापस ले सकते हैं और दूसरा मत दे सकते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे विधेयक है कोई संसद में बनाया है लेकिन वो संसद के संविधान के विरुद्ध है और उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। पहला बार में बोला है कि ये संविधान के विरुद्ध है, लेकिन अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्या होता है,
यानी कि एक्सप्लेन करता है खुद को, संविधान को। तो उन्होंने फिर कहा दूसरे बार कि नहीं, इसको संविधान के विरुद्ध नहीं है, ये ठीक है, इसको आप पारित कर सकते हैं। तो पहले बार में क्या कहा, अंकुश लगाया कि संविधान के विरुद्ध है, लेकिन दूसरे बार क्या बोला, नहीं, इसे संविधान के विरुद्ध नहीं है, इसे पारित किया जा सकता है, तो ये लागू कराया जा सकता है। तो ये हुआ जुडिशियल रिव्यू। कितना वर्णन है, 137। अब 143 में है, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्र मानना ना मानना राष्ट्रपति की मर्जी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों महान न्यायवादी और कैग के संबंध में। ठीक है, महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद के बारे में वर्णन आर्टिकल 76 में है। आपको पता है देश का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी कि राष्ट्र का सरकार का वकील। ठीक है, इसका वर्णन आर्टिकल 76 में होता है। इनका चयन अर्थात इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की खुशी तक, और इसमें हाँ, राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री जब तक चाहे उनको रख सकते हैं। अगर कुछ गलत कार्य करता या उनको अगर ठीक नहीं लगे तो संविधान राष्ट्रपति को बोल करके इनको हटवा देते हैं। इसलिए इनका पढ़ा है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अब 148 में है कैग के विषय में वर्णन। कैग क्या होता है, कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, इनका आर्टिकल 148 में वर्णन है। ये क्या करते हैं, तो ये 148 इनका काम है कि सरकार के जो सरकार कर से किसी का व्यय करती है, खर्चा पैसा और व्यय करती है, कर को प्राप्त करता है, तो इस स्थिति में इसका लेखा जोखा कौन रखता है, वो कैग रखते हैं। ठीक है, वर्तमान में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इन्हें याद रखें, करंट में पूछा जा सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ एक बार रिव्यू लेंगे।